लेट अस स्टार्ट द सेशन। आज के सेशन में हम इन्वायरमेंटल ट्रीटीज, कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि बीआरएस कन्वेंशंस, साइट्स कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, सीएमएस और बॉन कन्वेंशन एंड मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी। सो लेट अस लर्न टुगेदर। First is the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Waste and their Disposal, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है to reduce the movements of hazardous waste between nations and specifically to prevent transfer of hazardous waste from developed to less developed countries. For example, United States of America, जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है, जो भी हजार्डस वेस्ट डिस्कार्ड करेगी, जैसे कि एक्सपायरी पेस्टिसाइड्स, पेंट्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड कार बैटरीज, तो ये सब उसको लोकल लेवल्स पे डिस्पोज करना पड़ेगा एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज पे नहीं थोपना। जो भी लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उस पे ये हजार्डस वेस्ट को ना थोपना। तो ये रहा बेसल कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव। सो इट हाउएवर डजंट एड्रेस द मूवमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। ये हजार्डस वेस्ट तो इसके अंडर आता है, बट रेडियो एक्टिव वेस्ट इस ट्रीटी का पार्ट नहीं है। तो अगर एग्जाम में आपको ऐसा स्टेटमेंट आएगा कि बेसल कन्वेंशन में रेडियो एक्टिव वेस्ट भी पार्ट होगा, तो नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और इंडिया ने इसे रेक्टिफाई किया था इन 1992। नेक्स्ट इज द रोटरडैम कन्वेंशन on the prior informed consent procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade is a multilateral treaty to promote shared responsibilities in relation to the import of hazardous chemicals. Means जो भी countries इस कन्वेंशन की सिग्नेटरीज है वो खुद डिसाइड करेंगी कि जो भी सर्टेन हजार्डस केमिकल्स इस ट्रीटी में मेंशन्ड है उनका इंपोर्ट अलाउ करना है या बैन करना है। अगर इंपोर्ट वाली कंट्री इसको अलाउ करती है केमिकल्स को, तो एक्सपोर्टर्स पे भी एक ऑब्लिगेशन रहेगा। जो एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्टर्स पे ये ऑब्लिगेशन रहेगा कि इन केमिकल्स की प्रॉपर लेबलिंग हो, इंक्लूडिंग डायरेक्शंस ऑन सेफ हैंडलिंग। तो ये रहा इस ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज द स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, जो कि एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है टू एलिमिनेट और रिस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, जो कि हैं 22। पहले इनको डर्टी डजन भी कहा जाता था। फॉर एग्जांपल एल्ड्रीन, डीडीटी, ये सब परसिस्टेंट मायरेक्स ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं। एंड रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को रेक्टिफाई किया है। 7 ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को रेक्टिफाई किया है जिनका यूज इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग पर बैन लग गया है। नेक्स्ट इज द साइट्स कन्वेंशन, जो कि अडॉप्ट हुई थी 1963 में एंड इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1975। इसकी फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, जो कि एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट्स टू प्रिजर्व प्लैनेट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ताकि जो भी इनमें ट्रेड होता है वो इनके सर्वाइवल को थ्रेटन ना करे। इंटरनेशनल ट्रेड इन दिस स्पेसिमेंस डजंट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। तो इस ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है उस ट्रेड से इनके सर्वाइवल को खतरा ना हो। फॉर एग्जांपल, इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड से काफी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स, लेदर गुड्स, वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टिम्बर, मेडिसिन। सो इनमें से कुछ स्पीशीज का लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्रेड बहुत ज्यादा है, इसलिए एक इंटरनेशनल कॉपरेशन की जरूरत थी टू सेफगार्ड ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड हैबिटेट लॉस। और इसको एडमिनिस्टर करता है यूएनईपी, और हेंस इन स्पीशीज को 3 अपेंडिसेस में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज द अपेंडिक्स 1। अपेंडिक्स 1 मींस उन स्पीशीज को रखा गया है जिनका कमर्शियल ट्रेड बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है। इसमें उन स्पीशीज को रखा गया है जिसका कमर्शियल ट्रेड बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, जैसे कि टाइगर्स, एशियन एलिफेंट्स। अपेंडिक्स 2 में उन स्पीशीज को रखा गया जिसका ट्रेड इज क्लोजली मॉनिटर्ड और कंट्रोल, जैसे कि कोरल्स, एलिगेटर्स एंड महोगनी, जो कि एक प्लांट स्पीशी है महोगनी। एंड लास्ट इज द अपेंडिक्स 3, जिसमें ट्रेड होता है विद कॉपरेशन, ट्रेड विद कॉपरेशन, जैसे कि वॉलरसिस एंड बीटल्स। तो यहाँ पे भी यही 3 अपेंडिसेस हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्पीशीज थ्रेटन विद
एक्सटिंक्शन। अपेंडिक्स 1 जो हमने पढ़ा, इसमें ट्रेड इज जनरली प्रोहिबिटेड। अपेंडिक्स 2, स्पीशीज नॉट नेसेसरली थ्रेटन विद एक्सटिंक्शन, सो ट्रेड इज कंट्रोल्ड और मॉनिटर्ड। एंड अपेंडिक्स 3, जिसमें इंटरनेशनल कॉपरेशन की जरूरत होती है, कॉपरेशन इज नीडेड। नेक्स्ट इज द मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी, जो कि साइन हुई थी 2013 में एंड इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2017। सो इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी। ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी और उसके कंपाउंड्स के एडवर्स इफेक्ट से ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। और इंडिया ने इसे रेटिफाई किया था इन ईयर 2018। लास्ट स्लाइड में हमने देखा साइट्स कन्वेंशन को कौन एडमिनिस्टर करता है, यूएनईपी, और मिनामाटा कन्वेंशन को भी यूएनईपी ही एडमिनिस्टर करती है। तो इसका भी ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब हम देख सकते हैं कि मर्क्यूरी का सिंबल है Hg और इसका एटॉमिक नंबर है 80। और मर्क्यूरी पोल्यूशन के सोर्सेज हैं वोल्केनिक इरप्शंस, आर्टिसनल एंड स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जैसे कि क्लोरीन प्रोडक्शन, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट। तो इन सब से मर्क्यूरी पोल्यूशन हो सकता है। और मिनामाटा कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव हमने ऑलरेडी देख लिया कि ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट को मर्क्यूरी और उसके कंपाउंड से प्रोटेक्ट करना। और इसीलिए 2013 में एग्रीड हुआ कि ये ट्रीटी आएगी और इसको फोर्स हुआ 2017 में। तो ये ट्रीटी कवर करती है कंट्रोल ऑन मर्क्यूरी माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड ऑफ मर्क्यूरी एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, डिस्पोजल ऑफ मर्क्यूरी वेस्ट एंड इमिशंस ऑफ मर्क्यूरी फ्रॉम इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज। और इसके 144 मेंबर्स हैं और इंडिया ने भी इसे रेटिफाई कर दिया है 2018 में। तो इसे आप एक बार खुद से पढ़ सकते हैं, आपको इजिली रिमेंबर हो जाएगा। नेक्स्ट इज द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। तो इसको हम ऑलरेडी एक सेपरेट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बट हम एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। सो द रामसर कन्वेंशन, also known as the Ramsar Convention on Wetlands, is an international environmental treaty जो कि साइन हुई थी on 2nd of February 1971 in Ramsar, ईरान। रामसर नाम की जगह है ईरान में। So it provides for national action and international cooperation regarding the conservation of wetlands, wetlands को कंजर्व करना, एंड वाइड सस्टेनेबल यूज ऑफ their resources, जो भी रिसोर्सेज है उसका वाइस एंड सस्टेनेबल यूज करना। हेंस कुछ वेटलैंड्स को रामसर साइट्स और वेटलैंड्स डेजिग्नेट किया जाता है। एंड इंडिया में 1981 में दो साइट्स को लिस्ट किया गया। 1981 में फर्स्ट टाइम दो साइट्स को लिस्ट किया गया, दैट इज चिलिका लेक इन ओडिशा एंड कियोलादो नेशनल पार्क इन राजस्थान। तो ये दोनों का याद रखना है कि इंडिया में फर्स्ट दो साइट्स ये थी, चिलिका लेक इन ओडिशा एंड कियोलादो नेशनल पार्क इन राजस्थान। एज ऑफ नाउ इंडिया में 75 रामसर साइट्स हैं। इंडिया में 75 रामसर साइट्स हैं कवरिंग 23 स्टेट्स एंड यूटीज। और 2023 में 11 साइट्स को ऐड किया गया, 11 न्यू साइट्स को ऐड किया गया और मैक्सिमम साइट्स है तमिलनाडु में, दैट इज 14। तो एक एक चीज को हमें याद रखना है। सो दिस इज चिलिका लेक इन उड़ीसा एंड दिस इज कियोलादो नेशनल पार्क इन राजस्थान। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, जो कि साइन हुई थी 1972 में एंड इट क्रिएटेड द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स with the primary goal of nature conservation and preservation of cultural properties. So it is administered by UNESCO. तो यूनेस्को इसको एडमिनिस्टर करता है, इसीलिए हम बोलते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। और इंडिया में 42 साइट्स हैं और इन सारी साइट्स को 42 की 42 साइट्स को हम एक सेपरेट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसमें से 34 नेचुरल हैं, 34 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं एंड 1 इज मिक्स्ड, दैट इज कंचनजंगा। कंचनजंगा मिक्स्ड साइट है, 34 कल्चरल एंड 7 नेचुरल। एंड 2023 में दो कल्चरल साइट्स को ऐड किया गया है। 2023 में दो कल्चरल साइट्स ऐड हुई थी, शांति निकेतन इन वेस्ट बंगाल एंड होयसाला टेम्पल्स इन कर्नाटका। तो ये दोनों 5 स्टार है, इसको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये रिसेंटली ऐड हुई हैं दो साइट्स, शांति निकेतन इन वेस्ट बंगाल एंड होयसाला टेम्पल्स इन कर्नाटका। सो दिस इज शांति निकेतन and this is Hoysala temples in Karnataka. Next is the Convention on Migratory Species, जिसको CMS Convention भी कहा जाता है और ये साइन हुई थी 1979 में and is in force since 1983. So it is an intergovernmental treaty under the UNEP, जिसको बॉन कन्वेंशन भी कहा जाता है।
तो हम देख सकते हैं यूएनईपी कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। साइट्स कन्वेंशन भी यही एडमिनिस्टर करती थी एंड मिनामाटा कन्वेंशन भी यही एडमिनिस्टर करती थी, और अब CMS कन्वेंशन भी इसी के अंडर है। सो इट एम्स टू कंजर्व terrestrial, marine, and avian migratory species throughout their range. अपेंडिक्स 1 लिस्ट करती है थ्रेटन्ड माइग्रेटरी स्पीशीज एंड अपेंडिक्स 2 लिस्ट करती है माइग्रेटरी स्पीशीज रिक्वायरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर स्पीशीज विंटर में चाइना से साउथ इंडिया माइग्रेट करती है, तो इंडिया के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होएगा कि इस इन प्लेसेस पे ऐसी जो भी ऐसी स्पीशीज माइग्रेट करती है उन प्लेसेस को कंजर्व करना एंड रिस्टोर करना। सो दैट इज वाई इन स्पीशीज को इस अपेंडिसेस में लिस्ट किया जाता है। और COP13 हुई थी 2020 गांधीनगर में। COP13 2020 हुई थी गांधीनगर में, जिसमें 10 माइग्रेटरी स्पीशीज को ऐड किया गया, 10 माइग्रेटरी स्पीशीज को ऐड किया गया। और अपेंडिक्स 1 में 7, जिसमें इंडियन स्पीशीज थी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन एंड एशियन एलिफेंट, एंड अपेंडिक्स 2 में ऐड किया गया 3 स्पीशीज को। फॉर एग्जाम्पल, जो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये माइग्रेट करेगा टू अनदर कंट्री, इंडिया से माइग्रेट करता है टू से पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के ऊपर ये ऑब्लिगेशन रहेगा कि यहाँ जहां पे ये स्पीशी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड माइग्रेट करेगी उस जगह को कंजर्व करना एंड रिस्टोर करना। सो ये था इस ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव। एंड COP14 2024 होगा उज्बेकिस्तान में, वहां पे समरखंड नाम की प्लेस है, समरखंड, वहां पे ये COP होगी, COP14 2024। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है, और इसी साल होगी 2024 में। नेक्स्ट इज द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसका जन्म 1992 रियो और अर्थ समिट में हुआ था। 1992 रियो और अर्थ समिट। सो 1992 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन हुई, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हुई रियो ब्राजील में, जहां पे साइन हुई थी रियो डेक्लेरेशन। एंड इसी डेक्लेरेशन से 3 कन्वेंशंस बॉर्न हुई, जो कि है UNCBD, जो इस स्लाइड पे हम पढ़ेंगे, UNCCD एंड UNFCCC, जिसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ऑल्सो इस पूरी क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस को हम एक सेपरेट क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो UNCBD is an international legally binding convention having 3 main goals: the conservation of biological diversity, जैसे कि plants, animals, mangroves, corals, इनको conserve करना, the sustainable use of its components, हमें plant से काफ़ी resources मिलती हैं, animal से काफ़ी resources मिलती हैं, food products मिलते हैं, तो उनका sustainable use करना, and fair and equitable sharing of the benefits, जो भी benefits मिलेंगे उसको fair and equitably share करना। इसके 3 supplementary protocols भी हैं, supplementary agreements and protocols थे, कार्टाजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, एंड 5 आइची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। कार्टाजिना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी प्रोटेक्ट करता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को फ्रॉम पोटेंशियल रिस्क, जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से होते हैं, जो भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, जो GMOs हैं, उसके पोटेंशियल रिस्क से प्रोटेक्ट करना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, ये इसका मोटिव है कार्टाजिना प्रोटोकॉल का। नगोया प्रोटोकॉल का मोटिव है कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग हो, जो भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। एंड लास्ट इज द 5 आइची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। सो 2000 COP11 हुई थी हैदराबाद में। अगर हम इंडिया की बात करें तो COP11 हुई थी हैदराबाद में 2012 में, एंड COP15 हुई थी मॉन्ट्रियल में, मॉन्ट्रियल कनाडा 2022, और इसमें अडॉप्ट हुआ कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जिसमें 30/30 दिया गया कि प्रोटेक्ट 30% ऑफ लैंड एंड ओशंस बाय 2030, 30% लैंड एंड ओशंस को प्रोटेक्ट करना बाय 2030। और COP16 होगा टर्की में। तो हर 2 साल में UNCBD की कॉन्फ्रेंस होती है, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर 2 साल में एक बार होती है। लास्ट टाइम 2022 में हुई थी इन मॉन्ट्रियल कनाडा, एंड इस साल होगी टर्की में COP16। और COP15 से ही एक ट्रस्ट फंड आया, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, अंडर ग्लोबल इन्वायरमेंट
facility of World Bank to support the implementation of Kunming Montreal, जो हमने 30/30 ये डिसाइड किया था कि प्रोटेक्ट करना है 30% ऑफ लैंड एंड ओशंस बाय 2030, तो इसी के लिए ये ट्रस्ट फंड है। तो इस फंड का भी हमें ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि 1992 रियो अर्थ समिट हुआ था, वहां से बॉर्न हुआ था रियो डिक्लेरेशन, जिसमें 3 कन्वेंशंस थी, यूएनसीबीडी, यूएनसीसीडी एंड यूएनएफसीसीसी, जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। सो नेक्स्ट इज द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जो हमने पढ़ा कि रियो डिक्लेरेशन से 3 कन्वेंशंस बॉर्न हुई थी। So this is an international legally binding convention to combat desertification and mitigate the effects of drought. Desertification को combat करना and mitigate करना drought के effect को through national action programs and incorporate long-term strategies supported by international cooperation and partnership agreements. It follows a bottom-up approach. So land degradation neutrality का मतलब होता है मीन्स जितनी लैंड हम डिग्रेड कर रहे हैं उतनी लैंड को रिस्टोर करना, means securing enough healthy and productive natural resources while avoiding degradation wherever possible and restoring land that has been already degraded. जो भी लैंड ऑलरेडी डिग्रेड हो चुकी है उसको रिस्टोर करना और डिग्रेडेशन को अवॉइड करना, ताकि डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट से हम बच सकें। COP 15 हुई थी अबिजान कोटडी अवेयर में, तो ये भी ध्यान रखना है। COP 15 हुई 2022 में। इसकी भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर 2 साल में एक बार होती है। COP 14 हुई थी 2019 न्यू दिल्ली में, जिसमें इंडिया ने प्लेज किया था कि 26 मिलियन हेक्टेयर्स को हम रिस्टोर करेंगे बाय 2030। और COP 16 होगी इस साल सऊदी अरेबिया। लास्ट स्लाइड में हमने देखा UNCBD होगी टर्की में, UNCBD भी इस साल होगी टर्की में। तो इन सारे COPs पे हमें ध्यान रखना है। UNCBD होगी टर्की में एंड UNCCD होगी सऊदी अरेबिया में। एंड नेक्स्ट इज द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है टू कॉम्बैट डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम इन पार्ट बाय स्टेबलाइजिंग ग्रीन हाउस कंसंट्रेशंस इन द एटमॉस्फेयर। ये 1994 में इनफोर्स हुई थी एंड इसकी COP एनुअली होती है। हमने देखा UNCBD एंड UNCCD की COPs हर 2 साल में एक बार होती है, बट इनकी COP हर साल होती है, हर हेल्ड एनुअली सिंस 1995। फर्स्ट COP हुई थी 1995, जिसको बर्लिन मैंडेट भी बोला जाता है, और जिसमें ब्लूप्रिंट दिया गया टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। एंड रिसेंटली UAE में कंक्लूड हुई COP 28 2023, ये कंक्लूड हुई UAE में, जिसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज ने इवेल्युएट किया प्राइमरी गोल ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट में जो भी डिसाइड हुआ था कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इसको रिस्ट्रिक्ट करना है अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, उसी को इवेल्युएट किया गया। और COP 2024 होगी COP 29 बाकू अजरबैजान में। तो तीनों COPs का ध्यान रखना है। UNCBD कहाँ होगी? टर्की में इसी साल। UNCCD कहाँ होगी? सऊदी अरेबिया में। एंड UNFCCC होगी बाकू अजरबैजान में। तो इन तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो हमें तीनों का ध्यान रखना है। सो ये रहा आउटकम, COP की आउटकम्स क्या रही। तो फर्स्ट, तो सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम तो ये रही कि फर्स्ट टाइम ये डिसाइड हुआ है कि हमें ट्रांजिशन करना है अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। सो नियरली 200 कंट्रीज ने एग्री किया कि हमें फॉसिल फ्यूल्स से ट्रांजिशन करना है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम कंट्रीज हैव मेड दिस pledge. Global renewables and energy efficiency pledge, loss and damage fund रखना है, global goal on adaptation, global cooling pledge, declaration to triple nuclear energy, coal transition accelerator, champ initiative, coalition for high ambition multi-level partnership एंड क्लाइमेट फाइनेंस। इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं, आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया ये भी हमें याद रखना है। इंडिया का कौन सा इनिशिएटिव रहा? इंडिया का फर्स्ट इनिशिएटिव था ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, ग्लोबल रिवर्स सिटीज अलायंस एंड ग्रीन कैरियर इनिशिएटिव। तो ये दोनों चीजों का ध्यान रखना है, ये थे इंडिया के इनिशिएटिव्स। इसको हम सेपरेटली भी एक क्लास में डिस्कस करेंगे, पूरा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज को, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को। Next and the last convention for today's class is the Vienna Convention for the protection of ozone layer. अगर हम स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर की बात करें
तो ये हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेस। ये रही स्ट्रेटोस्फेयर और इसी में होती है ओजोन लेयर। तो ये हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेस। बट कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोन्स एंड मिथाइल ब्रोमाइड्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रेफ्रिजरेंट्स में होते हैं एंड हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स भी रेफ्रिजरेंट्स में होते हैं। हेलोन्स होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स में। मिथाइल ब्रोमाइड पेस्टिसाइड्स में यूज किया जाता है। एंड इस डिप्लीशन की वजह से हार्मफुल यूवी रेस को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो ये जो सब्सटेंसेस है, जब ये डिप्लीट करते हैं, इसकी वजह से जो ओजोन लेयर पहले हार्मफुल यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर पा रही थी, वो अब नहीं हो पा रहा है एंड ये यूवी रेस अर्थ पे रीच कर रही हैं और अर्थ को एंडेंजर करती हैं। इसीलिए ये कन्वेंशन साइन हुई थी 1985 में, जो कि लीगली नॉन बाइंडिंग और एडमिनिस्ट्रेट की जाती है बाय यूएनईपी। और ये यूनिवर्सली रेटिफाई हुई थी बाय 2009 एंड इट बिकेम द फर्स्ट ट्रीटीज इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशंस टू अचीव यूनिवर्सल रेटिफिकेशन। अब उसके बाद आया 1989 में Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer. So this was a legally binding protocol. So 1989 में legally binding protocol आया to phase out or stop the production of numerous substances that are responsible for ozone production. तो वियना कन्वेंशन में कोई लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल नहीं था कि जिससे हम ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सकें, बट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल आया जिसमें ये लिखा गया इन सब्सटेंसेस को फेज आउट करना है या इनकी प्रोडक्शन को स्टॉप करना है। अब अब हम क्या कर रहे थे, 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत हमने इन सब्सटेंसेस को यूज करना बंद कर दिया और इसी के साथ हमने यूज किए नॉन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जैसे कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। बट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स इटसेल्फ आर पावरफुल ग्रीन हाउसेज गैसेस। तो ये रियलाइजेशन हुआ कि हम नॉन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस तो यूज कर रहे हैं बट उससे भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो इसी के लिए 2016 में आई किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसने HFCs को लिस्ट ऑफ केमिकल्स में ऐड किया दैट द कंट्रीज आल्सो नीड्स टू फेज डाउन, कि हमें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को तो फेज आउट करना ही है और साथ साथ जो सब्सटेंसेस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को, उनको भी कम करना है। तो इसका ये मोटिव था। नाउ लेट अस सॉल्व सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? तो इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? वाटर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है एंड ओजोन भी है। एंड इसका करेक्ट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि एक पोल्यूटेंट है। तो ग्रीन हाउस गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हमेशा क्वेश्चन बन सकता है। और हमेशा हमें याद रखना कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, फ्लोरिनेटेड गैसेस, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनईपी सिचुएटेड? हमने देखा यूएनईपी एडमिनिस्टर करता है साइट्स कन्वेंशन, मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्कुरी। तो इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है कीनिया, नायरोबी में, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू दी, हमने देखा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड है टू एलिमिनेट द सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, ऐसे सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करना जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। Which of the following organization serves as depository for रामसर कन्वेंशन? रामसर कन्वेंशन की कौन डिपॉजिटरी है? तो रामसर कन्वेंशन की डिपॉजिटरी है यूनेस्को। ये हमने नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इसको कौन एडमिनिस्टर करता है? इसको यूनेस्को। एंड रामसर कन्वेंशन को भी कौन एडमिनिस्टर करता है? यूनेस्को। वेयर वाज 45th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हेल्ड रिसेंटली? 45th सेशन कहाँ हुआ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का? ये हुआ 2023 में हुआ था, रियाद, सऊदी अरेबिया। रियाद में हुआ था, सऊदी अरेबिया में। एंड इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि 46th सेशन हम होस्ट करेंगे इन 2024। ये रिसेंटली डिसाइड हुआ कि 46th सेशन को इंडिया होस्ट करेगी दिस ईयर। सो दैट इज इट फॉर दिस क्लास। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट योर फीडबैक। इसकी पीपीटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर एग्जाम्स। जय हिंद, जय भारत।